गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, प्रमुख नियुक्तियां, बजट से संबंधित प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 फरवरी है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करने वाली हैं बजट। प्रमुख योजनाएं: 74वें गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी, अमेरिका की स्थानीय वनस्पति, खोजी गई प्रजाति, आदित्य L1 मिशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, किसने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। और क्लास के लास्ट में देखेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। 1 फरवरी को फ्रेंड्स मनाते हैं भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं BS पठानिया। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। आज का पहला सवाल है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण नियुक्ति है, याद रखेंगे आप सभी। इनका नाम है अमरप्रीत सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने संदीप सिंह का स्थान लिया है। वहीं बात की जाए अन्य ये दो नामों की, तो अनिल चौहान कौन है वर्तमान में? तो ये भारत के CDS हैं वर्तमान में। पंकज कुमार सिंह, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और इन्हें भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं वर्तमान में। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसा कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के प्रेसिडेंट वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं और वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। थल सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। CDS अनिल चौहान हैं। तटरक्षक बल के प्रमुख हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं सुजॉय लाय थाउसेन। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर आप एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है कि निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 यानी कि आज किस सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं? तो फ्रेंड्स, बजट कहाँ पर पेश होता है? लोकसभा में। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देश के इतिहास का अब तक का अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबा जो बजट भाषण है ये किसने पढ़ा था? निर्मला सीतारमण ने। इससे पहले इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखेंगे 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। अब आप मुझे बताएंगे कि जो सबसे लंबा भाषण दिया गया था बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये कब दिया गया था? आगे डिस्कस करेंगे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण GK क्विक रिवीजन।
भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112 में। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया गया? एकत्र कमेटी की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया गया था? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. शण्मुगम चेट्टी ने। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, निर्मला सीतारमण हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है आर.के. शण्मुगम चेट्टी। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बाकी ये जो बजट से संबंधित प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं, और कल बजट पेश होगा, उसके बाद हम एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें जो महत्वपूर्ण बजट में प्रावधान किए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये झांकी है उत्तराखंड की। याद रखेंगे आप सभी। झांकी किसकी है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, ये झांकी है, इसकी जो थीम थी या टाइटल कहें, मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड, और ये किसकी झांकी है? उत्तराखंड की। साथ ही में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रही और तीसरे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की झांकी। महाराष्ट्र की झांकी क्या थी? तो याद रखेंगे 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्तिपीठ। साथ ही में अयोध्या दीपोत्सव, ये किसकी झांकी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी थी। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता। सीआरपीएफ को सीएपीएफएस और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड, पंजाब और सीआरपीएफ। अगला सवाल है कि द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। डिस्कस कर लेते हैं पुस्तक लेटेस्ट करंट अफेयर। तो किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने प्राचीन भाषाओं में मिनर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इटली के रहने वाले हैं। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? टॉम ऑफ सेंट के लिए। द मेक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जनरल जे सिंह। डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वनी श्रीवास्तव। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक किसके जीवन पर लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। अगला सवाल है कि सेन्ना स्पेक्टाबिलिस पर्णपाती वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम आपको याद रखना है। पर्णपाती वृक्ष है जो किस देश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है? तो ये जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है ना, ये अमेरिका की है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि केरल बिलिस, याद रखेंगे इसका नाम, स्पेटाबिलिस, विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए प्रबंधन योजना विकसित की है जो राज्य के वन जीव आवासों को गंभीर खतरे में डाल रहा है, इसलिए ये पौधा सुर्खियों में है। भारत में अनेक आक्रामक प्रजातियां हैं, जैसे चारू मुशेल याद रखना है, लोटेना झाड़िया याद रखना है और इंडियन बुल फ्रॉग आपको याद रखना है। वहीं बात की जाए सेन्ना की, तो सेन्ना पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। यह कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय वृक्षों, घास की प्रजातियों के विकास को रोकते हैं और इस प्रकार यह वन्य जीव आबादी, विशेष रूप से शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी का कारण बनता है। याद रखेंगे आप सभी इसके बारे में, और इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत कम चिंतनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केरल से ही संबंधित एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में। 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में।
डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगला सवाल है कि सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है आदित्य L1 और इसे कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो इसे लॉन्च करने वाला है जून जुलाई 2023 में। ऐसी घोषणा की गई है, यानी कि लक्ष्य बनाया जा रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना के निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वर्तमान में और इन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई है। भूपेश बघेल ने कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की भी घोषणा की है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। किस राज्य सरकार द्वारा मीन दो मंजपई योजना की शुरुआत की गई? तमिलनाडु। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाते हैं 31 जनवरी को। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाते हैं और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को इन्होंने संबोधित किया है। कार्यक्रम का विषय है सशक्त नारी सशक्त भारत और यह कार्यक्रम 1 फरवरी यानी कि आज तक आयोजित किया जाएगा। वहीं बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई। पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये कैसा निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा है और पहली अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक, जिनका 2022 में निधन हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल है कि हाल ही में ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम किस जनजाति के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम रखा गया है सोलिगा जनजाति के बारे में। आगे चर्चा करेंगे सोलिगा जनजाति के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका नाम सोलिगा जनजाति के नाम पर रखा गया है जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बिलीगिरी रंजन हिल्स और माले महादेश्वर के पास परिधीय वन क्षेत्रों में निवास करने वाली मूल जनजाति है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सोलिगा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो कर्नाटक में। यह दक्षिण भारत में पहली तथा भारत में खोजी गई इस प्रकार की दूसरी प्रजाति है ततैया की। सोलिग जनजाति के बारे में जाने तो सोलिग जनजाति परंपरागत रूप से शिकार और स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। यह भारत में किसी बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में रहने वाला पहला आदिवासी समुदाय है जिसे अपने वन अधिकारों के लिए आधिकारिक रूप से न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पश्चिमी किनारे में स्थित हैं। ये पहाड़ियां आपसे पूछी जा सकती हैं। कपिला और कावेरी नदियां इन पहाड़ियों से होकर बहती हैं। तो 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये खोजी कहाँ पर गई है ततैया की नई प्रजाति? कर्नाटक में। नाम किसके नाम पर रखा गया है? सोलिगा जनजाति के नाम पर। सोलिगा जनजाति कहाँ रहती है? बिलीगिरी रंजन पहाड़ियों में। ये आपको याद रखना है। और बिलीगिरी रंगन पहाड़ियों से कौन सी नदियां होकर बहती हैं? तो कपिला और कावेरी। साथ ही में एक न्यूज और थी कि सबसे पुराना ज्ञात सीसीलियन जीवाश्म खोजा गया है। कहाँ पर? अमेरिका। इस जीवाश्म का नाम फंक्स वर्मिस गिलमोरी रखा गया है।
अगला सवाल है कि अमेरिका वेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आरोप लगाया गया है वो अडानी समूह पर लगाया गया है और इस आरोप के लगते ही अडानी समूह के जो शेयर हैं वो काफ़ी नीचे गिर गए हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है मुरली विजय। भारत के सलामी बल्लेबाज क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेरी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। तुलबोल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? झेलम। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? तारापुर। उत्तरी भारत की प्रथम याद रखेंगे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? लोथल। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया? कनिष्क। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। कल के सेशन में जो सवाल आपसे पूछे गए थे, इनके आंसर देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कप्तान सुरभि जकमूला को तैनात किया गया है? सही आंसर था ऑप्शन ए, भूटान। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर था ऑप्शन सी, राजस्थान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्बेजी नदी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अगला सवाल है कि किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।